ज्ञानवापी मुद्दे और माइनॉरिटीज को लेकर मुस्लिम स्कॉलर और रिसर्चर सैयद काब रशीदी ने पुराने लखनऊ स्थित अपने ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस दौरान ज्ञानवापी मामले पर काब रशीदी ने कहा कि लगातार मुस्लिम के धर्म स्थलों को चिन्हित किया जा रहा है। इस देश में आज़ादी के बाद सबको अपने धर्म के हिसाब से जीने का अख्तियार दिया गया है, लेकिन आज संयोग नहीं बल्कि प्रयोग की नीति अपनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और आंदोलन की जरूरत पड़ी तो आंदोलन भी करेंगे। वहीं बुलडोजर की कार्रवाई पर काब रशीदी ने कहा कि जहांगीरपुरी का मामला हो या मध्य प्रदेश का, बिना किसी कानूनी कार्रवाई के घरों को गिरा दिया गया। वहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का समर्थन भी किया। देखिए मुस्लिम स्कॉलर और रिसर्चर सैयद काब रशीदी ने मीडिया से क्या कहा। संविधान हम सबको अधिकार देता है कि अपनी बात हम लोग एक मुहज़्ज़ब अंदाज में रखें और उसी लहजे में हम लोग अपनी ये बात रखने के लिए ये पैनल हमारा है। मेरा नाम मोहम्मद साद सिद्दीकी, एडवोकेट, लखनऊ हाई कोर्ट। ये रेहान अहमद भाई, एडवोकेट, लखनऊ हाई कोर्ट। ये यूसुफ खान, एडवोकेट, लखनऊ हाई कोर्ट। और फैसल खान, एडवोकेट, लखनऊ हाई कोर्ट। और हमारे बीच जो इस्लामिक स्कॉलर एंड रिसर्चर सैयद काब रशीदी साहब हैं, जो इस मसले पे और तफसील से बताएंगे कि इस देश में जो पॉलिसीज़ हैं उसके क्या असरात हो रहे हैं और उसको हम लोग क्या उसका सजेशंस हम लोग दे सकते हैं एज अ यूथ, क्योंकि वो बहुत यंग लीडर हैं और हम लोग उनको बहुत फॉलो करते हैं। प्रिय आप लोग यहाँ आए। जैसे हमारे मित्र साद सिद्दीकी साहब ने बताया कि देश के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस का दौर है। भारत एक लोकतांत्रिक मूल्यों पर चलने वाला राज्य है। 1947 में जब हमने आज़ादी हासिल की थी तो उस वक्त हमारे बड़ों ने मिल कर के एक संविधान बनाया था, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, और उस वक्त ये तय किया गया था कि इस देश का भविष्य इसी संविधान पर निर्भर होगा। इसी संविधान के रास्ते पर चल कर के भारत को विश्व गुरु बनाया जाएगा। और उसका संकल्प सब ने लिया था, मेजॉरिटी ने भी लिया था, माइनॉरिटी ने भी लिया था। और यह सामूहिक तौर पर निर्णय लिया गया था कि इस देश में पैदा होने वाला हर व्यक्ति संविधान को अपना सबसे बड़ा रास्ता चुनेगा और उसी पे चलकर देश की सेवा करेगा। रिसेंट में देश के अंदर जो सिचुएशन पैदा की जा रही है, मैं उसके बारे में ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि वो संयोग नहीं है बल्कि वो प्रयोग है। देश के अंदर चाहे वो मस्जिदों का मसला हो या धार्मिक कोई भी ऐसा मुद्दा हो, उसको गरमा करके, भड़का करके लोगों के अंदर एक गैर संजीदगी को पैदा किया जा रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की जब बात आती है तो रिसेंट में आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश के अंदर एक घटना होती है और उस घटना के बाद अभी कोई इंक्वायरी भी कंप्लीट नहीं होती है, लेकिन 90 से ज़ायद लोगों के घरों पर बुलडोज़र चला दिया जाता है। जहांगीरपुरी में एक घटना होती है। एक संवैधानिक राज्य में किसी भी धार्मिक त्यौहार के लिए या किसी भी मजहबी इबादतगाह के लिए एक रूल्स होते हैं। अगर लोगों को रूल्स से परे कर दिया जाएगा तो फिर इस देश में खुदा न खास्ता कहीं ऐसा ना हो कि जो कुछ पिछले एक महीने में शोभा यात्रा के दौरान हुआ है वो राइट की तरफ से हुआ है या लेफ़्ट की तरफ से हुआ है, वो एक दूसरा इशू है। लेकिन सवाल ये है कि एक आज़ाद राज्य में आखिर ये क्यों हुआ है, कौन इसका जवाबदेह है, चाहे वो मस्जिदों से हुआ है या मंदिरों से हुआ है। फेलियर है, सामूहिक तौर पर पूरे देश का फेलियर है कि हम आज भी ये कह रहे हैं कि गांधी हम शर्मिंदा हैं, आपके कातिल जिंदा। और हम भी मानते हैं कि धर्म संसद तो 1893 में शिकागो में हुई थी, जब स्वामी विवेकानंद ने खड़े होकर के कहा था कि मेरा देश तो वो देश है कि राष्ट्र में किसी पर भी किसी भी कारण किसी का भी प्रोसिक्यूशन हो तो वो भारत में आ सकता है। तो उस स्वामी विवेकानंद के देश में महात्मा गांधी का जो नारा है सत्य और हिंसा का, अहिंसा का, उसको आप शस्त्र से बदल देते हो, उसको हिंसा का प्रतीक बना देते हो।
तो ये जो धर्म संसद हो रही हैं और कहीं ना कहीं जो सरकारें हैं उनका रुख इस पर बहुत साफ नहीं है। अगर सरकार एक्टिव हो जाए, स्ट्रांग हो जाए और कॉन्स्टिट्यूशन की बालादस्ती को कायम करे तो इस देश में किसी की औकात नहीं है कि इस तरीके की भाषा का प्रयोग कर सके। तो ये सिर्फ मुसलमानों का विषय नहीं है। आज श्रीलंका में वो लोग जिनको धर्म के नाम पर एकजुट करके रखा गया 20 साल तक, आज वही लोग 40 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का घर जला चुके हैं। राजपक्षे का पैतृक घर जल चुका है। वो कोलंबो से 210 किलोमीटर दूर एक सेना एयरबेस पर अपनी पनाह लिए हुए हैं। ये तो हाल है उस आदमी का जो 2 मरतबा राष्ट्रपति रहा और सिटिंग प्रधानमंत्री हो, उसको छोड़ना पड़ा अपना पद। और इसमें तमिल या क्रिश्चियन या मुसलमान वहाँ के नहीं हैं। तो इसलिए सब लोगों को मिल करके उन मुद्दों पर नज़र रखनी चाहिए। बीजेपी के बड़े नेता ये कह रहे हैं कि मुसलमान छोड़ो पाकिस्तान चले जाओ, क्या लगता है कैसे करेंगे? पाकिस्तान जाना होता तो 47 में चले जाते ना। अब क्यों जाएंगे भाई? ये तो मेरा देश है, हमने इस देश को चुना है, इसी देश में पैदा हुए हैं, इसी देश में मरेंगे। शायद मैं नहीं समझता कि किसी की औकात है कि हमें कोई पाकिस्तान भेज दे। हम अपने देश की संस्कृति के साथ, देश की तहजीब और तमद्दुन सकाफ़त के साथ हम यही रहेंगे और अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी के साथ में रहेंगे। संविधान के आर्टिकल 25 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात की गई है। कोई मुझसे मेरी मस्जिदों को, अजानों को, टोपी को, दाढ़ी को, कुर्ते को या मेरी मजहबी शनाख्त को नहीं छीन सकता इस देश के अंदर। और अगर कोई इसकी सोच रखता है तो मैं समझता हूँ कि उसका पागलपन और बेवकूफ़ी है। इसका कोई नतीजा निकलने वाला नहीं। हमने एक केस में कितने लोगों की जान गंवाई है, बाबरी मस्जिद, राम मंदिर वाले केस में। क्या देश को दोबारा उस हालात की तरफ धकेलने की कोशिश की जा रही है? क्या दोबारा देश को आग की तरफ? अरे इस वक्त जो संकट है देश के अंदर, जो आर्थिक संकट के दौर से हम गुजर रहे हैं, 200 लोग देश की बैंकों का पैसा लूट करके बाहर चले गए, उनका कुछ अता पता नहीं है। हजारों करोड़ रुपए लेके चले गए साहब। शांता कुमार कमेटी 2014 में रिपोर्ट करती है कि भारत का सिर्फ 6% किसान जो है वो एमएसपी पर अपनी फसलें बेचता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य सिर्फ 6%। और उस 6% में भी 90% हरियाणा और पंजाब का किसान है। उत्तर प्रदेश का किसान कितना % एमएसपी पर फसलें बेच रहा है? ये जो बेसिक चीज़ें हैं, अगर इन पर हम फोकस नहीं करेंगे और उन्हीं चीज़ों की तरफ जाएंगे तो शायद हम एक सफलता की ओर बहुत दूर हो जाएंगे, हमें सफलता नहीं मिल पाएगी। थोड़ा सवाल ये है कि अपने वहाँ मुस्लिम का लीडर, आपने कहा जनता के बीच हम आएंगे, प्रदर्शन करेंगे, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन ज़्यादातर जो उलेमा हैं वो कमरे में बैठकर जिस तरीके से पीसीस कर देते हैं और अभी तक लोगों या जनता के बीच में नहीं आए हैं। किस मुस्लिम लीडर को फॉलो करें मुस्लिम, किस जो है मौलाना को फॉलो करें मुस्लिम? कहाँ जाएगा मुसलमान जब आप ही मतलब जो मौलाना है, जो लीडर हैं वो खामोश बैठे, तो फॉलो किसको किया जाए? देखिए, एक सवाल इसी में बिल्कुल मुस्लिम लीडर कुछ ऐसे भी जिनका बयान आया है कि बाबरी मस्जिद को दे दिया है, लेकिन अब और भी मस्जिद 5 फीट की लेंगे, तो क्या इस तरीके जो बयान चलेगा, देना चाहिए? आपका दोनों का सिमिलर क्वेश्चन है। देखिए, जमीयत उलमाए हिंद वो मुस्तकिल फील्ड में है, कमरों में नहीं। चाहे आपका जहांगीरपुरी का मसला हो, मध्य प्रदेश का मसला हो, गुजरात का मसला हो, उत्तराखंड का मसला हो, उन तमाम मसलों पर जमीयत उलमाए हिंद के जो राष्ट्रीय नेता हैं, चाहे वो मौलाना अरशद मदनी हो या मौलाना महमूद मदनी साहब हो, उन दोनों ने तमाम चीज़ों पर, हर स्तर पर मुसलमानों की जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने का एक पर्याप्त कोशिश की। तो ऐसा नहीं है कि मुस्लिम कम्युनिटी भी बहुत बड़ी है, तो उसमें भी हर तरह के लोग, अच्छे भी लोग हैं। अब आपने जो कहा था कि, सॉरी मैं भूल गया, आपका क्या क्वेश्चन था? नहीं, कई ऐसे बयान आ रहे हैं ना कि बाबरी मस्जिद को दे दिया है। ठीक है, राइट है, कोई भी कह सकता है, उन पर मैं क्यों टिप्पणी करूँ? पर्सनल वोट की बात चल रही है, तो मैं एक बात कहना चाहूँगा माजूरत के साथ, जमीयत उलमाए हिंद की बात चल। अच्छा, हाँ, आपने जान दिया मुस्लिम पर्सनल वोट बाबरी मस्जिद को जीत नहीं पाई कोर्ट के अंदर, बड़ी तरह हार गई। तो आप भी जानना या जो कोर्ट का फैसला है, ये भी आप सबको मालूम है। हाँ, तो आप ये बताइए, अगर ज्ञान वापी पे भी यही फैसला आ जाता है, तब आपकी स्थिति और क्या हो सकती है, क्या करेंगे आप? अब आता है नहीं आता है, फ्यूचर के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। जब आए, देखिए, ये एक बात तो आप समझिए, मैं बड़ी स्पष्ट कह दूं, हालांकि इस टाइम मैं पक्षकार को भी समझिएगा कि ये न्याय तो था नहीं, ये फैसला था। फैसला था। अगर यही फैसला ज्ञान वापी पे आ गया
उन हालात में आप कैसे लड़ेंगे? अभी अभी हम उसके बारे में टिप्पणी नहीं कर सकते, क्योंकि नहीं आया है, आएगा तो देखा जाएगा।